दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए अब एक हफ्ते बचे हुए हैं। एक हफ्ते के बाद महाराष्ट्र के लोग नई सरकार के लिए अपने मतों का प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन इन एक हफ्तों के दरमियान महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है, एक तरफ कॉरपोरेट और सत्ता का सियासतदानों का नेक्सस, दूसरी तरफ जनता को लाभार्थी बनाने की कवायद, तीसरी तरफ हेलीकॉप्टर चेकिंग की एक पक्षीय कार्रवाई और चौथी तरफ महाराष्ट्र की जनभावनाएं, और इन सब को यदि एक साथ जोड़कर देखें तो दो बातें साफ दिखती है। पहली, महाराष्ट्र में जनता का मिजाज महाविकास आघाड़ी की तरफ फिलहाल झुका हुआ नजर आता है, लेकिन जो दूसरी बात उसके साथ जुड़ती है वो यही है कि जनता का सिस्टम तो महाविकास आघाड़ी की तरफ है, लेकिन सत्ता और मशीनरी का सिस्टम जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं अभी, यानी महायुति की तरफ है। तो महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच सत्ता की जंग के बीच जो बड़ी बात सामने आ रही है, अंदरूनी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक अंदरूनी सर्वे कराया है, अलग अलग इलाकों में सीटों के इलाके से सर्वे कराया, और उस सर्वे के मुताबिक 147 से 155 सीटें कांग्रेस पार्टी को, महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है। बहुमत का आंकड़ा 145 का है और 147 से 155 काफी डिफेंसिव, काफी रक्षात्मक आंकड़ा है, लेकिन होना भी चाहिए। लेकिन जन भावनाएं जो दिखा रही है, जिस रूप में अभी रिफ्लेक्शन महाराष्ट्र का सामने आ रहा है, वो साफ दिख रहा है कि ये आंकड़ा बहुत कंजर्वेटिव है, इससे ऊपर भी चीजें जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बात घूम फिर कर वही आती है, सिस्टम किसके पास है। लेकिन सत्ता और सिस्टम के बीच जन भावनाओं के साथ जुड़ी हुई इस चुनावी जंग में जब जनता अपने मुद्दों पर आकर खड़ी हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो सिस्टम भी बहुत काम नहीं करता। आज मेरी महाराष्ट्र के एक पत्रकार से बात हो रही थी, वरिष्ठ पत्रकार है, और उन्होंने यही कहा कि जहां 5-6 हजार की मार्जिन वाली सीटें हैं, वहां लोग सशंकित हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर नजदीकी मुकाबले वाली सीटों का फैसला सत्ता पक्ष के पक्ष में ही दिखाई देता है। लेकिन जहां मार्जिन 20,000, 25,000, 50,000 की हो, वहां उस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन महाराष्ट्र में क्या इस तरह की मार्जिन वाली सीटें बहुतायत में है? कई सवाल हैं। एक तरफ अजीत पवार जो खुलासे कर रहे हैं वो, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की एक कथित ऑडियो वायरल हो रही है वो, और तीसरी तरफ महायुति के बीच चाहे एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हो या खड़े हुए बागी हो, चाहे अजीत पवार की मौजूदा स्थिति हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदा स्थिति हो, यह सब इस बात पर इशारा करती है कि सत्ता में आने से ज्यादा चिंता इस बात की है कि राजनीतिक रूप से आडवाणीकरण न हो जाए। सबसे ज्यादा सियासत में क्या कचोटता है, पार्टी विपक्षी बेंचों पर जब बैठी हुई है तब कोई सत्ता में नहीं है पार्टी से या गठबंधन से, तब सबको उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन पार्टी सत्ता में आ जाए और खुद किनारे हो जाए, खुद का डिमोशन हो जाए, उसे ही मौजूदा दौर की राजनीतिक परिस्थितियों में आडवाणीकरण कहते हैं। जो स्थिति आज लाल कृष्ण आडवाणी की है कि जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचने का काम किया, दिन रात मेहनत करके 2 सीटों की पार्टी को 182 सीटों तक पहुंचाया, उस पार्टी के अंदर किस प्रकार से उन्हें मार्गदर्शक मंडल में धकेला गया। लेकिन महाराष्ट्र में मार्गदर्शक मंडल नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में 2 बातें और साफ दिखती है, और पहली बात उसमें यह है कि महाविकास आघाड़ी को अपने आंकड़े को 200 के ऊपर ले जाना होगा, तभी महाराष्ट्र भी बचेगा, तभी महाराष्ट्र की दिल्ली में ताकत भी बचेगी। अब दिल्ली में ताकत किस लिए? दिल्ली में ताकत इसलिए क्योंकि 1971 की जनगणना पर आधारित जो परिसीमन है, राज्यों को सीटों का आवंटन है, उनमें लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में महाराष्ट्र को 8.8% सीटें मिली हुई है, और 543 का 8.8 कितना होता है? 48 सीटें होती है। यानी दिल्ली में सरकार बनाने में महाराष्ट्र की हैसियत, महाराष्ट्र की राजनीतिक औकात 8.8% की है। लेकिन जब परिसीमन में कहा जा रहा है कि अब अनुपात भी बदला जा सकता है, सीटें बढ़ेंगी तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी बदलेगा, तो ये 8.8 का आंकड़ा नीचे आ सकता है। यानी दिल्ली में
देश के शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठान में महाराष्ट्र की दावेदारी घट सकती है। तो महाराष्ट्र को यदि अपनी दावेदारी को बचाना है, महाराष्ट्र को अपनी दावेदारी को पुख्ता करना है और महाराष्ट्र के संसाधनों पर मराठियों के साथ साथ इस देश के हक की जो बातें लोग कहते हैं उसमें मराठी प्रथम ये कॉन्सेप्ट जो सामने आता है, उस कॉन्सेप्ट को बचाने के लिए महाराष्ट्र को महाविकास आघाड़ी को 147 से 155 जो कांग्रेस का कथित सर्वे है, जिसके बारे में आजकल सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही है, उस सर्वे से ऊपर जाना होगा। वरना जनमत की नतीजे आने के बाद भी लूट होने की संभावना बनी रहती है। वो लूट आपने देखी है गुवाहाटी मॉडल के सहारे, वो लूट आपने देखी है जून 2022 वाले सिस्टम के सहारे, और वो लूट आपने देखी है जिस लूट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को बड़ा फैसला देना पड़ा। आज एकनाथ शिंदे की सरकार है और उस एकनाथ शिंदे की सरकार में अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्टेपनी की बनी हुई है। तो एक इंजन दो स्टेपनी, इंजन को भरोसा नहीं कि वो गाड़ी खींच सके, स्टेपनी को भरोसा कि वो इंजन को धकेल सकता है, और दूसरी स्टेपनी अपने अस्तित्व को लेकर चुनाव लड़ रही हो, तो उस परिस्थिति में एक तरफ मराठी अस्मिता का सवाल, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की दिल्ली में ताकत का सवाल, तीसरी तरफ महाराष्ट्र के संसाधनों की लूट को लेकर जो मौजूदा दौर में माहौल बना हुआ है, उस माहौल पर आप गौर करें तो अभी 8.8% महाराष्ट्र की ताकत है इस देश के अंदर, इस देश की सत्ता का निजाम तय करने में। तब तो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट उठा करके गुजरात ले जाए जाते हैं। लेकिन जब ये ताकत घट करके मान लीजिए 6% पर आ जाए, 6.5% पर आ जाए या 5% पर आ जाए, तब क्या होगा? असल चुनौती यहां पर है, क्योंकि मौजूदा दौर में जो सत्ता दिल्ली में बनाई गई है, जो जनगणना इस देश की 2021 में रोकी गई, क्यों रोकी गई थी? परिसीमन के लिए। महिला आरक्षण बिल भी पास किया गया, क्यों पास किया गया? कहा गया कि परिसीमन के बाद आरक्षण देंगे। परिसीमन कब होगा? पिछले परिसीमन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर। तो यदि 21 में जनगणना हो जाती, जिसे कोरोना के नाम पर बहाना बनाकर टाला गया, तो अगली जनगणना 31 में होती। 31 तक के लिए इंतजार करने का पेशेंस नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं था, तो जनगणना को टालकर 26 तक लाया जा रहा है। 2024 अभी चल रहा है, और जनगणना टालने के बाद की परिस्थितियों पर आप गौर करें तो और चीजें साफ हो जाती है। जनगणना होगी और इस जनगणना में कहा जा रहा है कि 1971 वाला यानी राज्यों के प्रतिनिधित्व का जो अनुपात है, जिस अनुपात के तहत महाराष्ट्र को 8.8%, अविभाजित बिहार जिसमें बिहार और झारखंड एक थे, उस वक्त बंटवारा नहीं हुआ था 71 में, उसको 10% यानी 543 में 54, इस तरह से सीटें दी गई थी। उसमें कुछ राज्यों का कोटा बढ़ाया जाएगा, खासकर हिंदी भाषी राज्यों का कोटा बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बड़ी है। वहां पर परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को बहुत मजबूती के साथ, सफलता के साथ लागू नहीं किया जा सका है, जिससे जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जिन राज्यों में इसे बखूबी अंजाम दिया गया, महाराष्ट्र उनमें से एक है, दक्षिण के राज्य है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि लोकसभा का स्वरूप इस तरीके का बना दिया जाए जिसमें हिंदी भाषी राज्यों के बूते ही बहुमत का जुगाड़ हो जाए। इसी पर इशारा किया था MK स्टालिन ने। जनसंख्या बढ़ाने को लेकर जो उनका एक बयान आया था अपने राज्य के लोगों को संबोधित करने वाला, उस बयान के पीछे ये डर था। लेकिन डर, सियासत और इन सब के बीच मराठी मानुस किस तरह की परिस्थितियों को पिछले 2.5 साल से झेल रहा है। सरकार ऐसी जिसे जनता का इकबाल हासिल ना हो, व्यवस्था ऐसी जो मुंबई की नगरपालिका का चुनाव तक न करा पाए, सिस्टम ऐसा जिस सिस्टम के तहत महाराष्ट्र की जनता को यह भी पता ना हो कि लंबे वक्त तक हर जिले का गार्जियन मिनिस्टर कौन होगा। तो सरकार, सिस्टम, व्यवस्था, पार्टी, लोकतंत्र, ये सारी चीजें जब महाराष्ट्र में चरमरा रही थी, तो उस चरमराने के दौर को ही महायुति का नाम दिया गया। गुवाहाटी मॉडल वाली सरकार बनाई गई। आज आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर क्यों रोका जा रहा है।
वो सड़क किनारे भी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो हजारों की भीड़ जुट रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाली कुर्सियों को भी आप देख सकते हैं कि उनकी सभा में भाषण कुर्सियां सुन रही है। ये हालात महाराष्ट्र में जब बन जाए और उस हालात के बनने के दौर में जब सहानुभूति की लहर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में दिखने लगे तो आशंका दूसरी बनती है कि आखिर 23 से 26 के बीच महज 3 दिन क्यों दिए गए। 23 को मतगणना होगी, 26 तक नई विधानसभा का गठन होना है क्योंकि 26 नवंबर को ही विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो इन 3 दिनों के भीतर जिस खेल को की व्यूह रचना की लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उस व्यूह रचना के दायरे में महाराष्ट्र की जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट भी हो सकता है। मैंडेट अगर बहुत छोटा है तो खेल की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। खेल की गुंजाइश इसलिए बनी हुई है क्योंकि कॉरपोरेट के इंटरेस्ट बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अजीत पवार ने खुलासा किया और इस खुलासे के दरमियान आप यह भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को कैसे घुमा के ले जा रही है, लाभार्थी बनाओ, सीधे सीधे विपक्ष को सांप्रदायिक आधार पर घेरने की कोशिश करो और इन सब से आगे जाकर महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा कौन होगा, किस पार्टी से होगा, इसको लेकर कंफ्यूजन का माहौल बनाए रखो। यह ठीक है, लोकतांत्रिक परंपरा भी है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद का चेहरा चुने हुए सांसद या विधायक तय करें। जो भी राज्य का हो तो विधायक, केंद्र का हो तो सांसद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नियम को लोकसभा चुनाव में फॉलो क्यों नहीं करती? कभी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, कभी लाल कृष्ण आडवाणी का नाम, तो कभी नरेंद्र मोदी का नाम लेकर आगे बढ़ती है, पूर्व घोषित उम्मीदवार के साथ आगे जाती है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं अपनाया गया? और जब महाराष्ट्र में नहीं अपनाया गया इस चीज को, तो मराठी मानुष को बखूबी पता है कि देवेंद्र फडणवीस की नजर सत्ता पर है। क्या मराठा समुदाय इस बात को स्वीकार करेगा कि देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन जाए? 32% आबादी है उस समुदाय की। क्या वो समुदाय इसे स्वीकार करने की स्थिति में है? क्या महाराष्ट्र के ओबीसी वर्ग के लोग इस चीज को स्वीकार करने की स्थिति में है कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, इन तीनों में से कोई ओबीसी नहीं है और ओबीसी के वोट पर दावेदारी की जा रही है? क्या वो इसे स्वीकार करेंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी तो जनगणना की बातें कर रहे हैं। और क्या महाराष्ट्र के दलित समुदाय के लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि संविधान बचाओ का नारा जो उत्तर प्रदेश में चला, वो नारा महाराष्ट्र तक, जहां से खुद बाबा साहब की दीक्षा भूमि रही है, उस महाराष्ट्र तक यूपी वाले तरीके से पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया? इन सारे सवालों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे दिन रात एक किए हुए हैं। इन सारे सवालों के बीच प्रियंका गांधी पहुंच रही है। इन सारे सवालों के बीच पूरब से पश्चिम तक उद्धव ठाकरे घूम रहे हैं। शिवसेना यूबीटी हो या एनसीपी शरद पवार गुट हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल महाराष्ट्र की अस्मिता का है। असल सवाल महाराष्ट्र की उस राजनीतिक ताकत का है, क्योंकि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं, यह चुनाव एक ऐसी विधानसभा का हो रहा है जिसके कार्यकाल के दरमियान ही नए परिसीमन आयोग का गठन होना है। और नए परिसीमन आयोग के गठन के साथ महाराष्ट्र की राजनीतिक सीटों को 48 पर ही 2002 के परिसीमन आयोग की तरह फिक्स करने का कोई इरादा नहीं है। राज्यों का अनुपात नहीं छेड़ा जाएगा, यह बयान संसद में किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? और जब राज्यों का अनुपात नहीं छेड़ा जाएगा, यानी यूपी को 80 है तो 80 ही रहेंगी, महाराष्ट्र को 48 है तो 48 ही रहेगी, तमिलनाडु को 39 है तो 39 ही रहेगी, ये बातें जब नहीं कही गई तो लोगों के मन में आशंका उठनी स्वाभाविक है कि आज जब ताकत 8.8% की है, तब तो महाराष्ट्र के संसाधनों की लूट मची हुई है, और जब ताकत बढ़ करके या घट करके 5-6%, 6.5% पर कर दी जाएगी, तब भला क्या हाल किया जाएगा? इस सवाल को लेकर महाराष्ट्र के अंदर जाति और धर्म से ऊपर उठकर जब लोग सोचना शुरू करेंगे, महाविकास आघाड़ी का आंकड़ा 200 को तभी छू पाएगा। और महाविकास आघाड़ी के लोग इसे मराठी अस्मिता के साथ जोड़ पाएंगे, तभी उठ पाएगा। अभी मराठी अस्मिता का सवाल उठा हुआ है।
मराठा समुदाय भी और गैर मराठा समुदाय दोनों इस बात को लेकर चिंतित है कि महाराष्ट्र को लेकर के दिल्ली में किस तरह का माहौल बना हुआ है। लेकिन उस माहौल के बीच महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी चिंता आने वाले वक्त की है, जो इस देश का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, क्या आर्थिक राजधानी भी इस देश में अब मुंबई नहीं रहेगी? मुंबई जो समूचे हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय थी, वो मुंबई और उस मुंबई की आर्थिक हैसियत क्या अहमदाबाद की बना दी जाएगी और मुंबई को ठन ठन गोपाल छोड़ दिया जाएगा? ये सवाल तब और ज्यादा पुख्ता हो जाता है जब पहली बुलेट ट्रेन का रूट तय होता है, तो वो रूट मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए होता है। वो बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो मुंबई से शुरू होकर अहमदाबाद में खत्म होगी। तो क्या अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन के साथ साथ मराठी मानुष के सपने भी जाकर खत्म हो जाएंगे? इन आशंकाओं के बीच जब चुनाव आकर टिक गया है, तो क्या कोंकण, क्या विदर्भ, क्या उत्तर महाराष्ट्र, क्या पश्चिम महाराष्ट्र, क्या खानदेश, क्या मराठवाड़ा, सबकी स्थिति महाराष्ट्र को बचाने और महाराष्ट्र के साथ साथ इस देश के आर्थिक इंजन कहे जाने वाले राज्य की आर्थिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता को बचाने की दिशा में ले जाने की तरफ और उसी मुद्दे के साथ वोट करने की तरफ ले जाने की स्थिति में होंगे। लेकिन क्या यह हो रहा है? कहीं तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो मराठा आरक्षण कहां गया? मराठा आरक्षण के मुद्दे पर क्यों झुंझुना थमाया जा रहा है? कहां जा रहा है वो मुद्दा? ओबीसी वर्ग की चिंताएं कहां है? धनगढ़ को ट्राइबल स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा? इन सारे सवालों को लेकर जब एक तरफ सामुदायिक चेतना खड़ी हो रही है, तो याद रखिए, कम्युनिटी कॉन्शसनेस यानी सामुदायिक चेतना के खड़े होने की स्थिति में सांप्रदायिक चेतना का भाव शून्य हो जाता है। लेकिन क्या वो शून्य होने की, जीरो तक पहुंचने की स्थिति में है? यक्ष प्रश्न है। जवाब 20 को मिलेगा और पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी साफगोई के साथ 23 नवंबर को हमारे आपके सामने होगा। तो देखते हैं महाराष्ट्र किस मुद्दे पर किस तरह से आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।